की लर्निंग, हम जो खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि आप स्टेज पर जाने से पहले घबराने लगे हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो या लोगों के सामने अपनी बात रखनी हो या किसी फंक्शन में सबके सामने गाना गाना हो। हमारे अंदर का डर इतना बढ़ जाता है कि हम उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर पाते। ऑथर यहाँ कुछ टेक्निक शेयर करते हैं जिनसे आप इस डर से खुद को दूर रख सकते हैं और अपने आप को 10% बेटर बनाने की ओर एक और कदम बढ़ा सकते हैं। पहली टेक्निक है, जब भी आप खुद को पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार करें तो उस सिचुएशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक पेपर पर नोट डाउन कर लें। उसके बाद सेम रिलेटेड सिचुएशन में अपनी परफॉर्मेंस को याद कीजिए। जैसे आपने कभी स्कूल के अंदर असेंबली में स्टूडेंट्स के सामने कुछ प्रेजेंट किया हो, जहां आप अपने आप को यह बताएंगे कि कैसे आपने उस समय इतने लोगों के सामने अपनी बात को रखा था। इससे आप सिचुएशन के साथ अडॉप्ट होने लगेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। दूसरी टेक्निक है आपका पोस्चर, यानी आपकी पोजीशन जिसमें आप खड़े या बैठे हैं। हम इसे बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं। आपके पोस्चर से ही बहुत सारी चीजों का पता लगता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये आपके सोचने का तरीका, आपकी फीलिंग्स, सब कुछ लोगों को दिखाता है। जब लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से इस बात को समझ जाते हैं कि आप उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं। वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर को देखकर लोग आपके बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि जो बात आप बोल रहे हैं उस बात को वाकई में आप कितना मानते हैं और कितना नहीं। तो जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो एक रिलैक्स्ड नॉर्मल पोस्चर रखना है। अगर आपको इसे समझने में परेशानी हो रही है तो आप अपने किसी भी फेवरेट स्पीकर को स्पीच देते हुए देख सकते हैं और वहां आप उनके पोस्चर से अपने पोस्चर को सुधार सकते हैं। तीसरी टेक्निक बताने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि आप किसी चीज में अच्छे तो हैं, लेकिन जब लोगों के सामने उस बात को रखने की बारी आती है तो इतने अच्छे से नहीं रख पाते? यही ये तीसरी टेक्निक काम आती है, जो कहती है कि जो भी सिचुएशन आपके सामने है ये कोई लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं है। अगर आप यहाँ इस तरह का एटीट्यूड रखेंगे तो आपके ऊपर का प्रेशर काफी हद तक कम हो जाएगा। साथ ही साथ अब आप ये फील करें कि आप अपनी बात को किसी क्लोज फ्रेंड को बता रहे हैं जो आपको बिना जज किए आपकी बातों को सुन रहा होगा। की लर्निंग, जब तक हम ये जान पाते हैं कि लाइफ क्या है तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है, तो टाइम रहते इसे जान लेना चाहिए। हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, ये सवाल हमारे दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है और इंसान हजारों सालों से अपने इसी पर्पस को खोजने में लगा हुआ है। हालांकि अब तक इस सवाल का हमें एकदम सटीक जवाब नहीं मिला है, लेकिन इसके बावजूद कुछ तरीके ऐसे हैं जो आपको इस जवाब के काफी करीब ले जाते हैं। सबसे पहला तरीका है 3 गुड थिंग्स एक्सरसाइज को हर दिन करना। हर शाम को आप थोड़े टाइम के लिए एकदम शांत बैठ जाएं। उस टाइम आप कुछ भी ना करें, बस अपनी लाइफ की कोई भी 3 अच्छी यादों को याद करें। जब आप ऐसा लगातार करेंगे तो आप ज्यादा खुश महसूस करने लगेंगे। ये अच्छे मोमेंट आपको याद दिलाते हैं कि लाइफ हमेशा खराब दिन नहीं दिखाती है, इसलिए खराब दिनों के बीच में भी आप अपनी खुशियों को ढूंढ सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने टाइम को कैलकुलेट करना और उसका हिसाब रखना। हम में से बहुत सारे लोग हमेशा अपने आप को खुश नहीं होने देने की वजह को टाइम की कमी के ऊपर डाल देते हैं। हम हर समय यही कहते हैं कि हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके चलते हम अपने आप को खुश रखने वाली चीजें नहीं कर पाते हैं। लेकिन रियलिटी में ये सच नहीं है। हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से हम वो चीज नहीं कर पाते हैं जो हमें खुश रखती है। इसलिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट से शुरुआत करनी है और ये पता लगाना है कि कौन सा टाइम आप किस चीज के लिए कितना देते हैं, और उसके हिसाब से फिर आप ऐसी चीजों को टाइम देना शुरू कीजिए जो आपको वाकई में खुशियां देती है। अगला तरीका है चीजों को नए तरीके से एक्सपीरियंस करें। जब हम किसी चीज को बार बार कंज्यूम करते हैं तो हम उससे बोर होने लगते हैं, और हो सकता है कि आप अपनी फेवरेट मूवी बार बार देखने से बोर होते होंगे, या अपना फेवरेट गाना सुनकर भी आप बोर हो सकते हैं। तो ऐसे में आप इन काम को करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढें। ऑथर कहते हैं कि किसी काम को करते समय उसमें खुश रहना बहुत जरूरी है। हमारा पर्पस चाहे जो भी हो, अगर उस पर्पस को पूरा करते समय हम खुश नहीं हैं, तो शायद वो हमारा रियल गोल नहीं है।
तो जरूरी है कि हम अपनी लाइफ में हर जगह से खुशियां निकालना सीखें। की लर्निंग, जब तक लाइफ है सीखते रहिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा टीचर है। ऑथर कहते हैं, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है। जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाते हैं, या फिर आप किसी से बात ही क्यों ना कर रहे हो, तो भी कहीं ना कहीं लर्निंग की प्रोसेस हमेशा जारी रहती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस लर्निंग का कभी भी प्रैक्टिकली फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर आप अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लर्निंग एटीट्यूड। सीखना हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो अपने आप का बेटर वर्जन देखना चाहता है। लेकिन हमारे सामने मुश्किल सवाल यह है कि सीखने का सही तरीका कौन सा है। सबसे पहले तरीके के तौर पर आपको इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस याद रखना है। हम में से ज्यादातर लोग अगर कभी किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो बस पढ़कर हम उसे साइड में रख देते हैं। कुछ लोग एक स्टेप आगे जाते हैं और नोट्स बना लेते हैं। लेकिन सीखने का सही तरीका ये नहीं है। सही तरीका है इनपुट के साथ साथ आउटपुट को भी प्रोसेस में ऐड करना। यानी कि एक बार जब आप किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो उसे रिकॉल करने की भी कोशिश कीजिए, और जितना आप अच्छा रिकॉल कर पाएंगे उतना ही आप अच्छे से उस चीज को सीख भी पाएंगे। अगला तरीका आपको थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और ये कहता है कि जब आप कुछ पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसे थोड़ा जोर से पढ़ें। इससे हमारे कान, हमारा मुंह, हमारी आंखें, ये तीनों सेंसरी ऑर्गन लर्निंग की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और ऐसा बहुत सारी रिसर्च में पाया गया है कि सीखते टाइम हम जितने ज्यादा सेंसेस का यूज करते हैं उतना उसको हम ज्यादा प्रोसेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है HERA, हेरा इफेक्ट। ये एक ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है जो चीजों को याद करने के लिए इफेक्टिव पाई गई है। जब भी आप किसी चीज को याद करते हैं तो अपने राइट हैंड को स्क्वीज करें। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप इस टेक्निक का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा आसान बना देगा। की लर्निंग, क्रिएटिविटी और इन्वेंटिवनेस हमारी लर्निंग प्रोसेस को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। जब हम क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 3 इडियट्स के रैंचो जैसा कोई चेहरा नजर आता है जो हर प्रॉब्लम का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढता है। क्रिएटिविटी को इससे आसान भाषा में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जहां हम किसी प्रॉब्लम को उस नजर से देखते हैं जिसे कोई और नहीं देखता है, हम प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस में नहीं आते हैं, बल्कि उसे एक पॉजिटिव चैलेंज की तरह लेते हैं। इस क्रिएटिविटी को हम अपनी लर्निंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो किसी एक ही टॉपिक को सीखना चाहते हैं। पहला स्टूडेंट बिना किसी क्रिएटिविटी के नॉर्मल तरीके से उस टॉपिक को सीखने की कोशिश करता है, तो वहीं दूसरा स्टूडेंट क्रिएटिव ट्रिक्स बनाता है, जैसे कोई केमिकल फॉर्मूले को किसी फनी सिचुएशन से जोड़कर याद करता है, जिससे उसे चीजों को रिकॉल करना आसान हो जाता है। साथ ही वो डायग्राम का यूज भी करता है, जिससे एक मुश्किल टॉपिक भी समझना आसान हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि क्रिएटिव लोग ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, वहीं कम क्रिएटिव लोग जल्दी हार मान लेते हैं और उन्हें नए सॉल्यूशंस या आइडियाज निकालने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो सवाल ये है कि क्या क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है? इसका जवाब आसान है। ये एक स्किल है जिस पर आप काम करके इसे बढ़ा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी और इनोवेशंस आपकी लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाती है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आसपास की हर चीज और सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। इस तरीके से न सिर्फ हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी, बल्कि हमारी ओवरऑल लर्निंग प्रोसेस को भी ये नया डायमेंशन मिलता है। की लर्निंग, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट प्लानिंग की जरूरत है और फिर सही एग्जीक्यूशन की। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं तो उसको अचीव करने का पहला स्टेप है उस गोल के लिए आपका डेडिकेशन। उसके बाद आप आगे की प्लानिंग पर लग सकते हैं। दूसरा स्टेप है आपके बड़े से टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, ताकि हमारी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना आसान हो जाए। वही इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब हम इस तरह से छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तीसरा स्टेप है अपने गोल के बारे में पूरी क्लैरिटी रखना। इस क्लैरिटी को लाने के लिए आपको अपना प्लान एक पेपर पर उतारना चाहिए और उस प्लान को बीच बीच में देखते रहना चाहिए। इससे आप लगातार अपने गोल के साथ
फैमिलियर रहेंगे और आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि कैसे आप अपने गोल के करीब जा सकते हैं। इसके बाद का स्टेप है अपने आप को टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना, यानी कि अपनी प्रोग्रेस के बारे में खुद को टेस्ट करना। कई बार हम देखते हैं कि लोग मेहनत करने में बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ते, लेकिन जब अपने आप को टेस्ट करने की बारी आती है तो थोड़ा हिचक जाते हैं, या फिर जब खुद को फीडबैक देने की बारी आती है तो उन्हें यह सही फील नहीं कराता, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन ऑथर कहते हैं कि एक मिथ है, अगर आप लगातार अपने आप को टेस्ट करते हैं तो आप अपनी कमियों को और अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें समय रहते सुधार पाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने का सिलसिला तो हमेशा चलता रहता है, पर जरूरी ये है कि हम ये एक्सेप्ट करना सीखें कि हम हर चीज में परफेक्ट तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम कुछ चीजों को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, और यही हमारा गोल या टारगेट भी होना चाहिए। 10% बेटर हमारी इसी प्रोसेस को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाती है। बेटर बनने का ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहे जैसे भी हैं, आप हमेशा उससे बेहतर हो सकते हैं।